नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीलिम मार्क बूस्टर इन हिंदी में। और डेट है आज की 9 जुलाई 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला जो आर्टिकल है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के प्रथम अध्यक्ष की जो अपॉइंटमेंट की गई है उसके बारे में है। रिसेंटली इंजेती श्रीनिवास को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी का अध्यक्ष बनाया गया है। आप ये तस्वीर देख रहे हैं इंजेती श्रीनिवास की। अगर बात की जाए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी की यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की, तो इसकी स्थापना की गई थी अप्रैल 2020 में। कब की गई थी? अप्रैल 2020 में। और इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए हैं इंजेती श्रीनिवास। इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अगर इसकी बात की जाए तो इसकी स्थापना की गई है गुजरात के गांधीनगर में, इसका हेडक्वार्टर है। गुजरात के गांधीनगर में इसका हेडक्वार्टर है। आपने बैंकिंग सर्विसेज में एक कोड सुना होगा, IFSC कोड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर कोड होता है ये। इस कोड के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं हमारे फॉरेन से या फिर बैंकिंग सर्विस में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसके लिए इस कोड की आवश्यकता होती है, जिससे कि आसानी से इंटर बैंकिंग और इंटर कंट्री जो है ट्रांजैक्शन किए जा सकें। तो इसी से संबंधित है ये प्राधिकरण, जिसकी स्थापना की गई थी अप्रैल 2020 में। और इसकी स्थापना का जो उद्देश्य था वो विभिन्न देशों से भारत का जो ट्रेड होता है, कॉरपोरेट सेक्टर्स में हो या इंडिविजुअल के द्वारा किया जाता हो, उन सभी को इस ट्रेड में आसानी हो और बैंकिंग सर्विसेज जो है वो आसानी से प्राप्त हो सकें, ट्रेड को भी आसानी से रेगुलेट किया जा सके। इसीलिए इस अथॉरिटी की स्थापना की गई थी अप्रैल 2020 में। अगर बात की जाए इस अथॉरिटी में कौन कौन से लोग हैं, तो इस अथॉरिटी में 9 सदस्य हैं। ठीक है, कितने सदस्य हैं? 9 सदस्य हैं, जिनको नियुक्त किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। और इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होगा यानी जो टेन्योर होगा वो 3 वर्ष का होगा। अब जो इंजेती श्रीनिवास बनाए गए हैं ये 3 वर्ष के लिए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनमें कौन कौन शामिल होगा? वित्त मंत्रालय के 2 सदस्य होंगे, RBI, सेबी, इरडा और PFRDA, इनके एक सदस्य होंगे। यानी पेंशन रेगुलेटेड जो पेंशन विनियामक है उसका एक सदस्य होगा, बीमा विनियामक जो है उसका एक सदस्य होगा, सेबी से एक सदस्य RBI से होगा। ठीक है। अगर बात की जाए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर की, तो हमने डिस्कस किया था कि कॉरपोरेट सेक्टर हो या इंडिविजुअल व्यक्ति हो कोई, या सरकार फंड जुटाने के लिए जो सेवाएं प्रदान करता है ये IFSC प्रदान करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ये वैश्विक टैक्स मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, मतलब विभिन्न प्रकार के जो बैंकिंग से संबंधित फैसिलिटीज़ होती हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए इस केंद्र की आवश्यकता होती है। हमने डिस्कस किया कि IFSC गांधीनगर में, गुजरात में पहला IFSC स्थापित किया गया है गिफ्ट सिटी में, यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी में। हमने डिस्कस किया कि इसके लिए सेबी से भी इसमें मेंबर होंगे, RBI से भी होंगे, एडा से भी होंगे। ठीक है। इस प्रकार क्या होगा, सेबी, RBI और एडा का जो बोझ है वो कम होगा फाइनेंशियल रेगुलेशन से संबंधित कामों में। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो रिसेंटली अमेरिका के द्वारा एक अनाउंसमेंट की गई है कि वह अब WHO से आधिकारिक तौर पर बाहर आएगा। ठीक है। और ये प्रक्रिया जो है 1 वर्ष के बाद कंप्लीट हो जाएगी। 7 जुलाई 2020 को अमेरिका ने अपनी कांग्रेस में इसकी अनाउंसमेंट की है, मतलब ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है कि वह अब अलग हो जाएगा। यानी 6 जुलाई 2021 को अमेरिका जो है इस प्रोसेस के बाद WHO से बाहर हो जाएगा। लेकिन देखो अब क्या है, नवंबर 2020 में अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं। वहाँ पर क्या होने वाला है, इलेक्शन। अगर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं इलेक्शन हार जाते हैं और दूसरे जो कैंडिडेट हैं लोकतांत्रिक पार्टी के जो बिडेन, अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं, तो उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो है WHO का सदस्य बना रहेगा। अब WHO के सदस्यता पर जो संबंध है वो नवंबर 2020 के बाद ही क्लियर होगा, क्योंकि इलेक्शंस होने वाले हैं USA में। तो जल्दी से हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित छोटे छोटे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है। देखो ये दोनों इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और UN की ये स्पेशलाइज एजेंसी है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे अनुषंगिक इकाई है UN की। वर्तमान में अगर इसके मेंबर्स की बात की जाए तो 194 जो हैं वो इसके मेंबर्स हैं। और इसका काम तो पता है आपको, विश्व में स्वास्थ्य से संबंधित जो भी पॉलिसीज़ हैं या विभिन्न देशों के बीच में जो कोऑपरेशन है उसको बनाना और उसको विकसित करना। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है हमारा वो
आंध्र प्रदेश में रैयतु दिनोत्सव मनाया गया है। देखो, रैयतु दिनोत्सव का मतलब होता है किसान दिवस। किसान दिवस मनाया गया है रिसेंटली 8 जुलाई को। कहाँ मनाया गया है? आंध्र प्रदेश में। या आप तस्वीर देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये हैं वाई.एस. राजशेखर रेड्डी। ये आंध्र प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री थे। कौन से मुख्यमंत्री थे? 14वें मुख्यमंत्री थे। काफ़ी लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे। इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए अपने राज्य के लिए, और ये 4 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं, मतलब कि 4 बार ये MP रहे हैं लोकसभा के। और 2004 से 2009 के बीच में ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उसके बाद 2009 में ये पुनः मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन क्या हुआ था, 2 सितंबर 2009 को एक हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये कभी भी इलेक्शन नहीं हारे थे, मतलब कि काफ़ी अच्छे नेता थे, अच्छी छवि के नेता थे, ऐसा माना जाता है। और पहली बार देखो 8 जुलाई को क्या होता है, इनका जन्म जो है वो 8 जुलाई को हुआ था। इसी कारण इनके जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है, और इसका नाम जो रखा गया है वो रैयतु दिनोत्सव रखा गया है। अगर बात की जाए इस दिवस की, तो इस दिवस की शुरुआत की गई थी 2019 में। वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जो कि इनके पुत्र हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद यह दिवस प्रारंभ किया था। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में है, या कृषि अवसंरचना निधि के बारे में। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया है, एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की मंजूरी दी है। और इस फंड में जो राशि होगी भाई इंपॉर्टेंट है, कितनी होगी, 1 लाख करोड़ का ये फंड होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट मीटिंग में इसका अप्रूवल दिया गया है, और इसका जो नाम दिया गया है वो कृषि अवसंरचना निधि रखा गया है। देखो, अभी जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो पैकेज घोषित किया गया था वित्त मंत्री के द्वारा 20 लाख करोड़ का, उसी का एक पार्ट है ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अगर बात की जाए इस योजना के तहत किनको लाभ मिलेगा, कृषि से जैसे किसान को मिलेगा, और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा, स्टार्टअप्स जो एग्रीकल्चर से संबंधित कामों में लगे हुए हैं, या प्राथमिक कृषि साख समितियां यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है, पैक्स जिसको कहते हैं, इनको 1 लाख करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी इस परियोजना के माध्यम से। अगर बात की जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिटेल दी हुई है, जल्दी से हम देख लेते हैं। यह परियोजना जो है वो 10 वर्षों के लिए लागू रहेगी, यानी 2020-21 से लेकर 2029-30 तक के लिए ये योजना लागू रहेगी। इस योजना का जो मैनेजमेंट है उसके लिए क्या किया गया है, एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन प्रणाली विकसित की गई है, उसका उपयोग किया जाएगा इस परियोजना की निगरानी के लिए, मॉनिटरिंग के लिए। अगर बात की जाए इस परियोजना के जो 1 लाख करोड़ हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा, देखो जो चालू वित्त वर्ष है 2020 और 21, इसके लिए तो 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, और आगामी 3 वित्तीय वर्षों के लिए 30,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मतलब कि 10,000 के रूप में और 30,000 के रूप में 3 वित्तीय वर्ष के लिए यह 1 लाख करोड़ का पैकेज है, ठीक। अगर बात की जाए इस योजना के तहत क्या होगा, जो ऋण दिए जाएंगे, मतलब जो लोन दिए जाएंगे, उन पर ब्याज में छूट होगी, सब्सिडाइज ब्याज होगा, मतलब कि केवल 3% वार्षिक की दर से ये लोन डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और जो 3% की जो दर है वो 2 करोड़ रुपए तक के लोन के लिए होगी। मतलब कि 2 करोड़ से अधिक का अगर कोई लोन लेता है, कृषि से संबंधित कोई फर्म है, तो उसके लिए क्या होगा, 3% से अधिक का ब्याज पेमेंट करना होगा। मतलब कि केवल 2 करोड़ तक का जो लोन है वह 3% की दर से लिया जा सकता है। अगर बात की जाए अगले इंपॉर्टेंट फीचर्स की, तो ये जो ऋण अदायगी के लिए जो टेन्योर मतलब दिया गया है, न्यूनतम 6 महीने से 2 साल के बीच है, ठीक है। अगर बात की जाए माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज के लिए क्रेडिट गारंटी फंड अलग से स्थापित किया गया, क्रेडिट गारंटी फंड माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज के लिए। इसमें होगा क्या, यह 2 करोड़ रुपए तक के जो लोन होंगे उनके लिए कवरेज प्रदान करेगा, ठीक है। तो ये हमने जाना कृषि अवसंरचना निधि के बारे में, इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो ऑपरेशन समुद्र सेतु के बारे में है। वैसे तो ऑपरेशन समुद्र सेतु पुराना मतलब कंटेंट है, लेकिन अभी रिसेंटली ये चर्चा में इसलिए आया है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु के दौरान नौसेना के द्वारा क्या किया गया है, 3,992 भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया है। तो ये कंप्लीट हो गया है, इसीलिए ये न्यूज़ में आया है। इसकी शुरुआत की गई थी 5 मई 2020 को, और अब ये 55 दिनों तक ये चला है। उसके बाद क्या हुआ है, ये कंप्लीट हो गया है।
ऑपरेशन समुद्र सेतु में मालदीव, श्रीलंका, ईरान में फंसे भारतीयों को लाया गया था, ठीक है। और इसके लिए जो शिप यूज किए गए थे INS जलाश्व और INS मगर, इसके अलावा INS ऐरावत, INS शार्दुल भी इस समुद्र सेतु ऑपरेशन में लगे हुए थे। देखो ये जलाश्व देखो 1 मिनट इसको मिटा देते हैं। एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि जलाश्व रिसेंटली न्यूज़ में रहा है, क्या है? तो ये एक इंडियन नेवल शिप है, INS मगर, INS ऐरावत, INS शार्दुल, ये 4 जो हैं इस समुद्र सेतु ऑपरेशन में लगे हुए थे। इस प्रकार का एक ऑपरेशन 2015 में भी चलाया था इंडियन नेवी ने, जब यमन से भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया था। तो ये पहला अवसर नहीं है कि इस प्रकार का ऑपरेशन चलाया गया है। चलते हैं आगे। ये आप तस्वीर देख सकते हैं मैप की, ये है मालदीव और ये श्रीलंका की लोकेशन, और यहाँ पर है ईरान इस साइड में, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो एक अन्य मिशन के बारे में है, जिसका नाम है मिशन सागर। यह भी कंप्लीट हो गया है। मिशन सागर के तहत INS केसरी ने 49 दिनों में सागर के तहत 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की है। देखो मिशन सागर के तहत क्या है, INS केसरी जो कि इंडियन नेवल शिप है, इसके द्वारा क्या किया गया है, 5 देशों को मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरस, इनको सहायता प्रदान की गई है कोविड-19 से संबंधित। कुछ देखो किसी देश को मेडिकल इक्विपमेंट प्रोवाइड किए गए हैं, किसी देश को फूड प्रोवाइड किए गए हैं, किसी देश को आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रोवाइड की गई हैं। तो इस प्रकार से देखो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है मेडागास्कर और कोमोरस में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन पहुँचाई गई है। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हिंद महासागर में जो छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं, उनमें से 5 देशों की मदद की गई है मिशन सागर के तहत भारत के द्वारा। और इसके लिए जो शिप यूज किया गया है वो INS केसरी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है मिशन सागर से संबंधित सभी डिटेल। INS केसरी के द्वारा इसको लीड किया गया है। मेडिसन, मेडिकल पर्सनल्स, फूड आइटम्स दिए गए हैं 5 इंडियन ओशियन पार्टनर्स में। इसमें कौन कौन से, मालदीव है, मॉरिशस है, मेडागास्कर है, कोमोरस है और सेशेल्स है। इंपॉर्टेंट है, इनकी लोकेशन एग्जाम में पूछी जा सकती है। एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेशेल्स कहाँ है, तो सेशेल्स आपको पता होना चाहिए, हिंद महासागर में है। कोमोरस भी पूछा जा सकता है। इस प्रकार से कोई भी फैक्ट जो है एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल तो हमारे आज के ख़त्म हो गए। आज का हम सारांश देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने आर्टिकल डिस्कस किया था कि रिसेंटली IFSCA का एक अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, उनका आपको नाम बताना है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, इंजेति श्रीनिवास। हाल ही में ऑपरेशन समुद्र सेतु किन देशों में चलाया गया है? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है मालदीव, श्रीलंका और ईरान के लिए चलाया गया है। मिशन सागर क्या है, ये हमने डिस्कस किया अभी रिसेंटली लास्ट में, हिंद महासागर में स्थित 5 देशों की मदद के लिए है। और उसके बाद कृषि अवसंरचना निधि की जो स्वीकृत राशि है वो कितनी है, 1 लाख करोड़ की है। और 10 वर्ष के लिए मिशन होगा। पहले वर्ष के लिए 10,000 करोड़ और अगले 3 वर्षों के लिए 30,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें 3% की ब्याज दर रखी गई है और 2 वर्ष का इसमें टाइम पीरियड रखा गया है पेमेंट करने का, वापसी का। और अगर बात की जाए इसमें छूट जो है वो 2 करोड़ रुपए तक की, मतलब 2 करोड़ तक के लोन पर 3% का ब्याज है। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल ओनली सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली सिविल सर्विसेज से जुड़ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।